नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। हरदोई पीछे छूट गया, नरेश अग्रवाल और उनकी सियासत भी पीछे छूट गई और अब सामने है सीतापुर और आपके सामने है सीतापुर के वकीलों का दफ्तर। वकीलों के बीच घबराया हुआ रहना चाहिए और उनसे बहस तो कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहस करना उनका पेशा है और पेशेवरों के सामने जबान काबू में रहे तो बेहतर है। क्या है कहानी सीतापुर की? क्या है कहानी सीतापुर की सियासत की? यहाँ के सदर के विधायक राधेश्याम जी क्या 5वीं बार चुनाव जीतेंगे? क्यों बीजेपी ने यहाँ पे अपने पुराने कैंडिडेट का टिकट बदल दिया? महमूदाबाद की क्या कहानी है? रामपाल, जिनकी बिल्डिंग अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवा के गिरवा दी, उनकी क्या कहानी है? और सबसे बड़ी बात कि सीतापुर का नाम सीतापुर क्यों है? क्या इसका सीधा ताल्लुकात रामायण से है या कोई अवान्तर प्रसंग भी हमारा इंतजार कर रहा है? इन सब चीजों पे बात करेंगे। बहुत सारे वकील साहब बैठे हैं, ज्यादातर बुजुर्ग हैं, पिता की ताऊ जी की उम्र के। मेरे ताऊ जी भी वकील हैं, तो उससे मुझे अंदाजा है कि वकीलों से बहुत इज्जत से और डरते हुए पेश आना चाहिए। जी साहब, क्या नाम है आपका? अजीत चंद्रा। अजीत जी, क्या सीतापुर की क्या कहानी है नाम की? देखिए, नाम का जहां तक जिक्र है तो गजेटियर में थोड़ा सा ये उल्लेख है और एक वाजिबुल अर्ज जो है उसमें भी उल्लेख है कि ऐसी रिवायत, ये कहानी सुनी जाती है कि सीतापुर का जो को बसाया गया था वो वालिया अवध राजा रामचंद्र जी ने अपनी जोजा सीता देवी की याद में बसवाया था। ये भाषा में कौन कौन से भाषा के शब्द आ रहे हैं? ये फारसी है, क्या है? वालिया अवध और ये वालिया अवध यानी राजकुमार, ये मैं वो बता रहा हूँ, वो भाषा जो उसमें लिखी हुई है। वाजिबुल अर्ज में यही लिखे हुए हैं अल्फाज। तो वालिया अवध मतलब राजकुमार और जौजे का मतलब पत्नी। तो राजा रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी के याद में ये कस्बा जो था आबाद कराया था। ये गजेटियर में और वाजिबुल अर्ज में इसका जिक्र मिलता है। एक जगह जिक्र यह भी मिलता है कि यहाँ पर एक ताल्लुकदार छीता पासी थे और वो बहुत ही बड़े योद्धा अपने समय के प्रतिष्ठित रहे हैं और सीतापुर के नाम से वो बसा हुआ था और बाद में उसका अपभ्रंश होकर के वो सीतापुर के नाम से आया। तो ये सब उसमें जो जितना उल्लेख मिलता है, और कोई प्रमाणिक उतने ज्यादा नहीं मिलते। कोई उनका किला वगैरह? हाँ, एक टीना मिला जिसके आर्कियोलॉजिकल उत्खनन में करीब 350 साल पुराने कुछ बर्तन और सिक्के मिले थे जो इस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में संग्रहित हैं। अच्छा, ये जिन लोगों की हिंदुस्तान के ऐसे इतिहास में दिलचस्पी हो जो अस्मिताओं के संघर्ष से जुड़ा हुआ है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मायावती पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बनी 3 जून 1995 को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से गेस्ट हाउस कांड के ठीक अगले दिन जब उन्हें मोतीलाल वोरा ने शपथ दिलाई राज्यपाल ने, तो जो एक बड़ा काम मायावती की सरकार ने SC एक्ट को सख्ती से लागू करवाने के अलावा करवाया था, वो ये था कि ओबीसी कम्युनिटीज़ के और दलित कम्युनिटीज़ के जो अलग अलग नायक हैं, जो कुछ लोक कथाओं में, किंवदंतियों में थे, लेकिन जिनके बड़े बड़े स्मारक नहीं मिलते थे, उनके स्मारकों को, उनकी कहानियों को मुख्य धारा में लाने का काम मायावती की उस सरकार में हुआ, जो बाद में भी जारी रहा। बाद में बीजेपी भी जो सोशल इंजीनियरिंग का नारा देती थी वो इस काम में शामिल हुई। इनफैक्ट बीजेपी के 2 धड़ों के बीच सिर्फ अव्वल भी रही कि लखनऊ के एक चौराहे पे अवंतीबाई लोधी की मूर्ति लगे कि नहीं, ऊदा देवी पासी और इस तरीके के तमाम नायकों का मूर्ति और स्थापना हुई लोक में, शास्त्र में। ये बताइए साहब, सीतापुर ने, मैंने इससे पहले, मैं पहली बार सीतापुर आया हूँ वकील साहब, तो हमने आपके नेत्र चिकित्सालय की बड़ी तारीफ सुनी है और यहाँ पे कम ही लोग हैं जो चश्मा लगाए हुए हैं, तो आप लोग जाते हैं वहाँ नेत्र चिकित्सालय वगैरह? हाँ, कभी कभार जाना होता है। कभी कभार जाना। क्या है कहानी नेत्र चिकित्सालय की? यहाँ डॉक्टर एक महेश हुआ करते थे, वो बहुत पहले छोटे डॉक्टर थे, खैराबाद में रहते थे। उसके बाद उन्हीं के पूरे प्रयासों से इतने बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। कहा जाता है उनके जीवन काल में ये हॉस्पिटल जो था एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता था। एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल? जी। और उनके मृत्यु के बाद थोड़ा बहुत जैसे डिके होता है हुआ, अब इधर थोड़ा बहुत फिर से इम्प्रूव हुआ है और हॉस्पिटल से भी तमाम हो गए हैं। हालांकि डॉक्टर महेश के समय में 1 ही 2 हॉस्पिटल थे। हाँ, अब इस तरह के उन्होंने कम से कम इसकी 60-65 ब्रांचेस थी इन्होंने तमाम। अच्छा, ये बताइए साहब, एक तो कभी आपके नाती पोतों ने आपको बताया कि आपकी बिल्कुल चाचा चौधरी जैसी मूछें हैं, क्यूट सी? क्या नाम है आपका? देवबंद सिंह नाम है। अच्छा, ये देवबंद सिंह,
देवभान सिंह के साथी, देवभान सिंह जी के साथी बता रहे हैं कि इनका भी एक इतिहास है। क्या है आपका इतिहास? पहले आपका इतिहास जानते हैं। हमारा कुछ नहीं, हम यहाँ वकालत करते हैं बस। संकोच कर रहे हैं आप बताइए क्या है इनका इतिहास, बताइए। देखिए, इतिहास इनका ये है कि आप हमारे सीतापुर लखनऊ रोड पे एक छोटी सी एक रियासत है सुरैचा, तो उसके राज फैमिली से हैं आप, बहुत सम्मानित लोग हैं और सरकारी वकालत में आप 20 साल आप सरकारी वकील रहे राज परिवार हैं से। जी। रिटायरमेंट के बाद में आप यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं बार के, हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपको भी चुनाव लड़ना है क्या? वोट पक्का करते लग रहे हैं उनका। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, आप नहीं लड़े, आगे भी नहीं लड़ेंगे? नहीं, आगे भी नहीं लड़ा। ये सब नेता कहते हैं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे नहीं लड़ा। चलिए, तो ये बताइए, तो मैं आपको वकील साहब कहूँ कि कुंवर साहब कहूँ? मैं वकील साहब हूँ, मैं वकालत करता हूँ। एक कुंवर साहब जन्मजात हैं। कुछ रियासत के किस्से बताइए अपनी। देखिए, जब मैं पैदा हुआ उसके पहले जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी। मैं जैसे सब लोग पालन पोषण हुआ वैसे मेरा भी हुआ। मेरा कुछ ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ना मैंने अपने को ऐसा कुछ महसूस ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप लखनऊ पड़े हों, 2 अर्दली साथ में हों और कुछ घर में आपके जानवरों के मड़े हुए सर टंगे हों? नहीं, वो अब खानसामा रहता था। अरे वो सब भाई बहुत से लोगों के पास होंगे खानसामे खाना बनाने वाले। संकोच क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है तो बात नहीं है। अब पुरखों ने अगर जानवरों को मारे हैं, उनके हैं टंगे हुए, ट्रॉफीज हैं, स्किन्स भी हैं। लेकिन अब तो शिकार भी बंद हो गया, ऐसा कुछ। हाँ, यहाँ पे एक साहब हैं, वो बताना। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? ये सुरंचा स्टेट्स के राजा साहब कहे जाते हैं उन्हें जी। और जब निश्चित रूप से जब आप शिक्षा दीक्षा करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर उस समय जो है साथ में आपके खाना बनाने वाले और देख रेख के लिए 2 पर्सन निगरानी के लिए रहते थे। देख रेख के लिए भी 2 रहते थे। ये बताइए, आप तो इनसे उम्र में छोटे लग रहे हैं, आपको कैसे पता कि इनकी देख रेख के लिए वहाँ 2 लोग और रहते थे? हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, इसलिए मैंने पूरी तहकीकात की। तो आपने तहकीकात की है? ये भाई कमाल बात है। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं, बार एसोसिएशन का बार बार जिक्र आ रहा है, वो अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और बताया गया कि कांग्रेस से टिकट के दावेदार भी थे सदर सीट से, लेकिन चूंकि राहुल ने अखिलेश को गले लगा लिया तो वकील साहब का फिलहाल राजनीतिक करियर चुनावी शुरू नहीं पाया। क्या नाम है सर आपका? संजय श्रीवास्तव। तो संजय जी ये बताइए, आप अभी भी कांग्रेस में हैं कि गुस्सा हो गए, इकट्ठी कर ली? नहीं, कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में हैं, तो राधे श्याम जी के लिए प्रचार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो 5 साल तो विरोध किया, आप प्रचार कर रहे हैं, ये कैसा है? ये गठबंधन है। अरे ये तो लखनऊ वालों की बातें हैं, गठबंधन आप अपनी बताइए। नहीं, हमारा भी है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है वही सबको करना ये है। अनुशासित सिपाही की तरह बिल्कुल लाइन दोहरा रहे हैं। नहीं, रटे नहीं है। मैं आज उसका काम कर रहा हूँ। आगे जो भी परिस्थितियां होंगी, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये आगे देखा जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये कांग्रेस के मुझे पहले ईमानदार नेता मिले हैं जो कैमरे पे ये कह रहे हैं कि आगे चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता है, फिलहाल चल रहा है तो चलाए जा रहे हैं। कब से जुड़े हैं आप कांग्रेस से? कांग्रेस से हम NSUI के टाइम से जुड़े हैं। कौन सा साल? यूनिवर्सिटी से। साल कौन सा था? साल होगा 83। राजीव के वक्त से। कभी मिले हैं राजीव गांधी से? हाँ, मिला हूं। बताइए कुछ उनके बारे में, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? यहीं सीतापुर में आए थे एक जनसभा में, तब मुलाकात हुई। तो मतलब माला वाला पहनाई, नमस्कार किया कि कुछ बातचीत भी हुई कि उनने पूछा भी हो और भाई कैसे हो कुछ? हाँ, बस ये पूछा क्या करते हैं आप, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या है, बस। और तुमसे फिर आप NSUI के बाद फिर? उसके बाद फिर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में वकालत शुरू कर दी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद। अच्छा। मौजूदा समय में पहले सेक्रेटरी था जिला कांग्रेस कमेटी का, मौजूदा समय में जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस की यूपी में इतनी छीछल इधर काहे हो गई? मतलब ND तिवारी आखिरी CM थे, 89 में हारे, उसके बाद से मतलब 30 पार नहीं हो पा रहा है। एक बार वही 50 हुई 89 में, 50 से घटी तो 30 पार नहीं हो रही है। क्यों है ऐसी बुरी हालत कांग्रेस की? कांग्रेस की हालत जो स्थित आज भाजपा की है टिकट वितरण की, वो स्थित उस दौर में कांग्रेस की हुई कि उसने सही लोगों को चयनित नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये परिणाम। कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए कांग्रेस में? नाम लेके बताइए वकील साहब। आप लोग तो बिल्कुल नाम ले लेके बताते हैं कि वादी हरिराम पुलिया के पास पहुंचा, यहाँ पे घासीराम घात लगाए बैठा था। कुछ नाम लेके बताइए, किसने घात लगा दी? वो जो भी दौर रहा हो उस समय का, उसके बहुत से लोग, आप खुद ही कह रहे हो कि
दूसरे दलों में चले गए, रीता जी छोड़ के चली गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, ये आपने गिनाया। आप बता रहे हो। तो ये टिकट वितरण का जो भी उस समय नेतृत्व था प्रदेश का, उसके वितरण के कारण ये स्थिति पे पहुंची। अच्छा, ठीक बात है। कांग्रेस के डिके की अलग अलग वजह हैं। जी साहब, आपका क्या नाम है? कादिर बख्श अंसारी। कादिर साहब, आप वकील हैं, ये आपकी टाई से समझ में आ रहा है। एक वकील साहब ने हमें बताया था कि अब वकील नहीं कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, कुछ नियम में बदलाव हो गया। लेकिन आपका कोट काला नहीं, तो जज साहब कभी टोकते नहीं है कि ये ग्रे कोट पहन के आ गए आप? नहीं, दरअसल काले से कोई मिलता जुलता है। अभी चूंकि गर्मी का ठंड का महीना है, इसलिए थोड़ा सा गर्म वाला कोट सूट का है, वही पहन लिया। काला कोट जो है वो थोड़ा धुलने लेके गया था, ये दूसरे गर्म सूट का कोट था, यही पहन लिया। लेकिन काले से मिलता है, लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। इसमें आप वकील हैं, इसलिए मैं जिरह नहीं करूंगा कि ये काला नहीं है, हालांकि कैमरे पे सब नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये काले से मिलता जुलता है, तो फिर ये क्या है? वो ज्यादा डार्क है, वो जेट ब्लैक है, लेकिन ये कुछ मिलता है, चल जाता है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन ये है कि बिल्कुल आप मानेंगे नहीं कि ये काला नहीं है। अब ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, लाइट कलर एंड ब्लैक, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। सो वोटरों के बचाव में तुरंत अध्यक्ष जी आए। बिल्कुल, मैं आपको सही कह रहा हूँ। देयर इज रूल्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ यूपी और हाई कोर्ट में ये अलाउड है कि लाइट कलर कोट भी यू कैन वियर इट। अच्छा, अच्छी बात है। एक वो लंबा सा वकील साहब चोंगा भी पहनते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, आप लोग भी पहनते हैं? पहना जाता है, यहाँ भी पहना जाता है, हाई कोर्ट में भी गाउन। दैट इज नॉट चोंगा, दैट इज गाउन। गाउन हिंदी में चोंगा ही कहेंगे साहब उसको, हैं? चोंगा नहीं कहेंगे। अच्छा साहब, वकील लोग टर्मिनोलॉजी को लेके बड़े फिक्स हैं। अच्छा, तो कहे साहब ये बताइए, आप कब से हैं इस वकालत के पेशे में? 1975 से है। ये बताइए, सीतापुर का हमें बताएगा कि साहब सीतापुर का एक दुर्भाग्य है कि लखनऊ के बहुत पास है, आदमी को कुछ रूमाल भी खरीदना होता है तो भागा लखनऊ चला आता है। आपके हिसाब से सीतापुर की दिक्कत क्या है? क्यों सीतापुर उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी कर सकता था? नहीं, ये तो सही है कि चूंकि लखनऊ के नजदीक है, तो जो भी सामान्य जो भी कोई ऐसी बात होती है तो लखनऊ भाग जाता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही है कि बड़ा शहर लखनऊ पास में है, इसलिए उसके डेवलपमेंट का मतलब। और दूसरी बात, कुछ रेलवे लाइन वगैरह का मामला था कि बड़ी यहाँ पर ब्रॉड गेज जो लाइन नहीं थी, तो वो अब बन रही है। अब बन रही है, लखनऊ से यहाँ बड़ी लाइन हो रही है, इससे चांसेस बढ़ेंगे, और वो बन गई पूरी। 4 साल से आप लोग सदर से समाजवादी पार्टी का विधायक चुन के भेज रहे हैं। 2 बार सपा की सरकार भी रही है ना, 2003 से 7 और 12 से 17। कुछ अखिलेश यादव ने सीतापुर का ख्याल रखा कि नहीं रखा? अब चूंकि जाहिर बात है, अखिलेश ने कुछ काम अच्छे कराए हैं। क्या विकास के काम कराए हैं। सीतापुर के लिए क्या करवाया, ये बताइए। बड़ी अच्छी रोडें बनवाई हैं, चौराहों पे अच्छा सब बनवाया, फव्वारे लगे हैं, और बड़ा सा फव्वारा तो बंद है वकील साहब, उसमें पानी ही नहीं है। लालबाग में चल रहा है, देखिए शाम को चलता है, तो शाम को चलता है। विकास के कार्य करवाए हैं उसने, इसलिए जो है उसका नाम है, उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि जो है जनता भी नंबर 1 उसी को बताती है कि मुख्यमंत्री के लायक वही आदमी है, इसलिए और गठबंधन का भी असर पड़ेगा, इसलिए जो है कांग्रेस गठबंधन का असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का 10-15% वोट, 12% कितना माने आप, वो मानेंगे तो प्लस ही तो होगा, इसलिए जाहिर सी बात उनको फायदा पहुंचना चाहिए और सरकार बननी चाहिए, उनकी बननी चाहिए सरकार। हरदोई में सीतापुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 7 सीटें सपा के पास हैं, 2 बसपा के पास हैं, यही गलत है ना? अच्छा, सीटों की बात हुई, एक वकील साहब है, मुझे बताया गया कि वो कश्मीर से माइग्रेट होके आए हुए हैं। साहब थोड़ा सा आप कुर्सी इधर करिए। ये कश्मीर के नाम पे ठाके क्यों आ गए? कुछ कहानी है क्या? कोर्ट रूम का कोई चुटकुला है? जी साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद मसलदान कहते हैं। अरविंद मसलदान। तो ये आपका टाइटल कश्मीरी टाइटल है क्या? हाँ। तो अपनी पैदाइश कहाँ है आपकी? कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई? पैदाइश तो हम सीतेपुर में पैदा हुए हैं। तो क्या आपके पिताजी फोरफादर्स एट द टाइम ऑफ औरंगजेब वो माइग्रेट किए थे यहाँ पे? औरंगजेब के टाइम माइग्रेट किए थे? क्या ऐसा क्या हो गया था औरंगजेब के टाइम माइग्रेट करना पड़ा? वहाँ पे उसने मास कन्वर्जन किया था उस टाइम पे, औरंगजेब ने, खास तौर से कश्मीर में। तो उस टाइम पे जो वेल टू डू फैमिलीज थी, जो उस जमाने में भाग सकती थी वहाँ से, तो वो भागी, और कुछ लोग उसमें लखनऊ में सेटल किए, कुछ लोग इलाहाबाद में सेटल किए, कुछ लोग कानपुर में सेटल किए। तो हम लोग पहले लखनऊ सेटल हुए थे, फिर लखनऊ के बाद सीतापुर सेटल हो गए।
तो आपके घर में कश्मीरी डोगरी कोई भाषा बोली जाती है अभी भी कुछ? नहीं, अब तो नहीं, अब पूरा अवधि हो गया है, ओनली टॉक हिंदी एंड इंग्लिश। अवधि नहीं बोलते हैं? ना, अब अवधि भी नहीं बोलते हैं? तो देसी डायलेक्ट जो है वो बोला जाता है यहाँ पे। कोई रिवाज वहाँ के जो बचे हों अभी शादी ब्याहों में वो कुछ? सब है, वो मैक्सिमम हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नौरोज होता है, और जो हमारे यहाँ शादी के वो हैं उसमें हमारे जो पुरोहित हैं वो भी कश्मीरी होते हैं, और खाना कश्मीरी होता है, नॉनवेज होता है शादी में। तो नॉर्मली तो हाल फिलहाल कोई शादी है, मैं सही टाइम पे आया हूँ कि गलत पे आया? कश्मीरियों क्या नहीं है, वैसे तो शादी के कार्ड बहुत। ऐसे तो है। अच्छा एक बात बताइए वकील साहब, आप कश्मीर से हैं, कश्मीर का ध्यान आते ही हमें 48 का वो कबायली हमला भी याद आता है, और पाकिस्तान और भारत भी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि साहब 2 वकीलों की लड़ाई थी, और ऐसी छीछा लेदर हुई 2 वकीलों की लड़ाई, जिन्ना और नेहरू की लड़ाई में, कि मुल्क बट गया। आपको क्या लगता है, कश्मीर का भी कुछ ऐसी चक्कर है क्या कुछ? नहीं, देखिए कश्मीर का ऐसा है कि उसकी अगर आप हिस्ट्री सुने या देखें तो कश्मीर जो है दैट वाज ओनली पार्ट फ्रॉम वेयर इंट्रूडर्स केम। आप किसी भी हिस्ट्री में 1200, 1300, 1100 कोई हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा इंट्रूडर्स जो हैं वो हिमालय से ही आए हैं। और जब आप हिमालय से हिंदुस्तान में एंटर करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो 3 तरफ से समुद्र से बचा हुआ है, तो वो सब वहीं से आते थे, और जब हिंदुस्तान में एंटर करते थे तो सबसे पहले कश्मीर पड़ता था। तो जितनी भी एट्रॉसिटीज हुई वो कश्मीर में सबसे पहले हुई। उसके बाद जब वो इधर आते जाते थे तो कुछ, क्योंकि उनकी रूलिंग बढ़ती जाती थी, तो इसलिए यहाँ एट्रॉसिटीज उतनी नहीं हुई जितनी कश्मीर में हुई। तो पुरानी बात है। ये बताइए, आपने औरंगजेब का जिक्र किया कि आपकी फैमिली औरंगजेब की वजह से माइग्रेट हो गई, ये किसने बताया? आप पीढ़ी दर पीढ़ी? मैं फोर फादर्स ने। अच्छा, कहीं लिखत में भी है ये कुछ? अब हमारी जो मतलब अपने वो स्मृति में है, आपने अपने हमारा अपना वो है फोर फादर्स का, वो जो आपका पेडिग्री कहलाता है, उसमें सब दिया हुआ है। वकील साहब, यहाँ कोई 302, 307 का मुजरिम, कोई आरोपी कोई है क्या? कोई मिलवा सकते हैं, जमानत पे बाहर हो कोई? आप हैं? अरे बताइए भाई, आप सर हिला रहे हैं। राम सागर जी कौन है? आइए आगे, आइए इधर आ जाइए, इधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा राम सागर लाल द्विवेदी। राम सागर लाल द्विवेदी? नहीं सर, मैं बिरादरी नहीं मानता, मेरी बिरादरी वालों ने मुझे बाहर कर दिया है जब से मैं पत्रकार बना हूँ। तो द्विवेदी जी, आप कोर्ट आए, कोई आपका मामला चल रहा है यहाँ पे? हमारा मामला नहीं, मामला जितने चलते हैं उनको उनके लिए आते हैं। अच्छा, जरा बताइए, विस्तार से बताइए। हाँ बताया तो विस्तार से बताया कि क्या, कितने मामले आपके ऊपर? कोई मुकदमा कायम है? हमारे पे कोई कैसी एक कंप्लेंट भी नहीं है। अच्छा, मुंशी जी हैं तो हमें। अच्छा एक बात बताइए द्विवेदी जी, हमको बताया जाता है कि असली काम तो सब मुंशी जी ही करते हैं, वकील साहब तो बस नाम के होते हैं, सही बात है? मुंशी लोग असली काम करते हैं क्या? अपना जो खर्चा हुआ लिया वो काम कर दिया, काम मामला खत्म। वो अदालत जाने, हाँ वो तो अदालत जानेगी, क्या करेगी? लेकिन सब लोग बोलते हैं कि मौक्किल 2 बार काटा जाता है, एक बार वकील साहब सीधी फीस लेते हैं, फिर मुंशी जी दाएं बाएं से कुछ। वो तो बहुत प्रचुर मात्रा में लिया जाता, मुंशी लोग पाते हैं। प्रचुर आपको पता है ना, प्रचुर ज्यादा को कहते हैं। हाँ, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, तो बहुत थोड़ा, प्रचुर मात्रा में बहुत थोड़ा मिलता उसको है। अच्छा ये बताइए, आप कितने साल से मुंशी हैं? अब यहाँ होंगे 25-30 साल से। 30 साल से। कोई दिलचस्प मामला याद है आपको? सीतापुर कोर्ट में कभी कोई बवाल हुआ हो, कोई केस ऐसा, कोई जज साहब ऐसे, कोई झगड़ा हुआ हो कुछ? नहीं, कोई नहीं, वो होते रहते, चलते रहते, निपटते रहते, सब निपटते रहते। अच्छा साहब, आप बताइए, कोई सीतापुर कोर्ट का कोई बहुत दिलचस्प मामला रहा हो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया हो, कोई ऐसा आप लोगों को ध्यान आ रहा हो? आप तमाम मामले ऐसे हुए जहाँ पे इस्लाम के सेंसेशनल मर्डर हुए, जिसमें इस्लाम की कोर्ट कंपाउंड भी मर्डर हुए। कोर्ट कंपाउंड के अंदर मर्डर हुए? 2 वकीलों की मर्डर हुए, 2-3 वकीलों की मर्डर हुए। वो भी कोर्ट कंपाउंड के अंदर? वो बस कोर्ट कंपाउंड से मिले हुए, थोड़े से फासले पर। ये कितने साल पहले की बात है? ये मेरे ख्याल से 15-20 साल तो होंगे। 15-20 साल। 15-20 साल हो गया। ब्रह्मशंकर मारे गए थे। तो इस पे तो फिर बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ होगा, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा है। हाँ, प्रोटेस्ट हुआ, मुकदमा कायम हुआ उन लोगों पर। गैंगवार था वो, असल में थोड़ा सा गैंगवार मतलब हमने तो ये सुना था कि साहब बड़े से बड़े गुंडे अपराधी जो हैं
वकील साहबों से बच के चलते हैं, क्योंकि मामला तो उन्हीं को कोर्ट में निपटाना होता है, तो वकील साहब कैसे लपेटे में आ गए? कि लोग खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं गैंगवार में, या किसी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं किसी मामले में, तो उसका नतीजा यही होता है। और क्या होता है ये है। अच्छा ये बताइए, आज तारीख कितनी है? 14 तारीख है। तो अरे साहब ठीक मिल गए आप। आइए 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 आइए, अरे आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? तो खान साहब वैलेंटाइंस डे नहीं मना रहे हैं आप? क्यों नहीं मना रहे हैं? अरे आप यहाँ, चच्ची जान वहाँ हैं घर में। क्या हुआ? अपॉइंटमेंट है, मतलब उनको भी, आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि उनको आपसे? टाइमिंग सेट है, आपके हिसाब से थोड़ी। टाइमिंग सेट है। तो कहीं चच्ची जान को आप डिनर विनर पे ले जा रहे हैं, कोई शॉपिंग? यस। कितने बरस हो गए आपकी शादी को? 25 साल हो गए हैं। कुछ ये इधर कुछ और बता रहे हैं। अच्छा आप उनके इश्क की कहानी सुना रहे थे कि अपने? अच्छा ये क्या नाम क्या है आपका? मुझे मुकुल मिश्रा कहते हैं। मुकुल जी, आप यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा फैशनेबल, एकदम टिप टॉप। हाँ नहीं ऐसा नहीं है आपको। अच्छा एक बार बताइएगा, सही सही, मतलब वैसे तो कचहरी में सही सही बोलना ही गड़बड़ चीज है, जो आप कहें वही सही। आपको कितना टाइम लगता है तैयार होने में? अब तैयार होने में आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है ना। मतलब आधा पौन घंटे में ये आपकी दाढ़ी, ट्रिम रिम सब एकदम? हाँ, लगभग पौन घंटा लगता है। तो कॉलेज के टाइम में तो आपका बड़ा क्रेज रहा होगा। अब ये तो अभी नहीं बताने वाला है, क्योंकि बड़े लोग बैठे हुए हैं साइड में, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो रहा है। लेकिन हिंट कर दिया थोड़ा। तो क्या तैयारी आपकी वैलेंटाइंस डे की? वैलेंटाइंस डे में यही है कि अब हम लोग कचहरी से जब जाएंगे तब पत्नी के साथ ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई हम लोगों के पास व्यवस्था है नहीं। तो मतलब वैलेंटाइंस डे पे लोग और भी व्यवस्था कुछ करके चलते हैं? हाँ, जैसे भाईजान का जैसे दिन में अपना यहाँ किसी को लंच कराया, शाम को डिनर कराएंगे चच्ची को, तो अब हम लोग साथ में दिन में किसी और को लंच, शाम को चच्ची जाए, ये तो। अच्छा एक बात बताइए, एक सीरियस बात बताइए, कितने मामले यहाँ पे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे आते हैं कि साहब लड़की भगा ले गए, बाद में पता चला कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, और इस तरह के कितने मामले आते हैं सिंह साहब? 50%। ज्यादातर यही होता है, लड़कियां अपनी कंसर्न से जाती हैं, जब घर वाले या वो जान पाते हैं तब वो रिपोर्ट लिखा देते हैं, और अल्टीमेटली बाद में ज्यादातर कंप्रोमाइज होता है। कुछ कत्ल वगैरह भी हो जाता है, जिसको कथित रूप से ऑनर किलिंग बोलते हैं? नहीं होते हैं, वो भी होते हैं। हाँ कई हुए हैं, कई बड़े बड़े कांड यहाँ हुए हैं। तो आप लोग सिंह साहब, मतलब आप खुद भी पिता हैं, आपके भी बच्चे होंगे, समझाते नहीं आप माता पिता को, ठीक है साहब बालिग लड़की है, कर ली शादी, मतलब जान से मारना, या ये कहाँ का चल? कंप्लीट हो जाने के बाद आते हैं ना। अच्छा मारने के बाद आते हैं? इसके पहले तो मिलते नहीं। वही इसके बाद सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ही आते हैं हम लोग पास। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सीतापुर कोर्ट में 50% मामले इस तरह के आते हैं जिसमें लड़की ने शादी। कोशिश करते हैं। एक मामला ऐसा आया था जब मैं गवर्नमेंट काउंसिल था, उसमें हमने इस औरत को फिर उसी हस्बैंड के साथ में वापस भेज दिया, मुकदमा खत्म करवा के। ऐसा भी नहीं है, लोगों को गुड सेंस प्रिवेल करता है समटाइम्स, अगर उनसे बातचीत की जाए तो सब निपट जाता है। ऐसे भी केसेस हैं जी। जो मामले जो आप बता रहे हैं ना, ऐसा है कि ज्यादातर मामले जो पहले कभी यहाँ हुआ करते थे, वो कभी कोई ट्रिब्यूनल में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई हाईकोर्ट में। अभी भ्रष्टाचार के जो मामले सब हाईकोर्ट में एक विशेष न्यायालय बना दिया गया। अब यहाँ पे बचे वही है कि पति पत्नी के मामले फैमिली कोर्ट वाले हैं, या ऐसे मामले जो पति पत्नी वाले, या जो लोकल में लड़ाई झगड़ा होता है जो हमारे क्षेत्राधिकार में आता है, वही सब होता है यहाँ। पति पत्नी वाले मामले समाज में जो है वो टूट रहे हैं, और पति पत्नी वाले मामले कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं आजकल। ज्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सहन शक्ति का अभाव। सहन शक्ति का अभाव। कोई किसी दबना नहीं चाहता, घर वाले। आप दबते हैं भाभी जी से? दबना मजबूरी है हमारी, वरना हम भी यहीं पुकार लगेगी हमारी भी। अच्छा कुछ ऐसा होता है कभी जी जी मैं बताना ये चाहता हूँ, आप वकीलों के बारे में बता रहे थे। नहीं मैं पूछ रहा था। हाँ आप पूछ रहे थे, आप पत्रकार हैं, हम लोग भी एडवोकेट हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर प्रोफेशन। आप समझ लीजिए, वकीलों का इतिहास मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल,
सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आपको मेरी किसी भी बातचीत से ये लगा क्या कि मैं वकीलों का सम्मान नहीं करता हूँ? सम्मान की बात नहीं, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। आप इसमें उसको मतलब छापिए या बोल, मतलब लाइव देख रहे हैं, लाइव नहीं, लाइव दे न दे, अरे दे रहे हैं, कोई सर गड़बड़ झाला नहीं है, कोई काट झांट नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि देश की आजादी में सबसे बड़ी कमी ये थी कि 70% लायर्स थे उस समय। जब आजादी थी तो पार्लियामेंट्रियन 70% लायर्स थे। ये कमी कैसे थी? हैं? कमी इसलिए हुई कि सबसे बड़ी हमारे अंदर दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुई कि एक तो जो नेता जो है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। सबसे बड़ी कमी यह है कि नेता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो जब नेता पढ़ा लिखा नहीं है तो कौन चला रहा सरकार? ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी चढ़ा रही है। और आपको मालूम है कि प्रियम्बल में जैसे दिया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कोई जस्टिस नाम की चीज नहीं है। और डेमोक्रेसी के आपके 4 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और प्रेस। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल खुलेआम कहिए कि कोई अछूता नहीं है सिस्टम से, है। और ये वकील क्लास ही है जो इस देश को चला रहा और चलाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आप तो सर्विस देखिए, अब हम बताएं, सर्विस क्लास वाले जैसे हैं, सबकी तनख्वाहें अपनी बढ़ा लेते हैं। दुनिया में 2 ही जात हैं, अमीर और गरीब, तीसरी कोई जात नहीं है, समझे आप। चाहे अमर सिंह हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, और चाहे कोई हो, आजम खां हो, बस 2 ही जातियां हैं, तीसरी कोई जात नहीं। और 70 साल की आजादी में जो हमारे भगत सिंह वगैरह जिन्होंने कुर्बानी दी 21 साल की उम्र में, उसने समझ लिए कार्ल मार्क्स पूरा पढ़ रखा था, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, हैं, और ये अशफाकुल्लाह, ये सब इन लोगों ने जो अपनी दी है कुर्बानियां, ये सुभाष चंद्र बोस, अगर इनकी आत्माएं जिंदा होती, सरदार पटेल, तो ये किस भारत के लिए सोच रहे थे। और अंग्रेज जितना हमारे लिए कर गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया, ये देसी अंग्रेज देश को लूटो बारी बारी, बाबादर खद्दरदारी। और सबसे बड़ी कमी आपकी डेमोक्रेसी में ये है कि हमारा भी एक वोट है, मैं वकील हूं, और एक लल्लू बच्चू का भी एक वोट है जो अनपढ़ गवार है। एक तो नेता नहीं, यहाँ पे मैं आपकी बात से कतई असहमत हूँ। आप पढ़ लिख गए क्योंकि आपके पिताजी इतने समर्थ थे कि वो आपको पढ़ा लिखा सकें। जिसको आप लल्लू बच्चू कह रहे हैं, कोई आप ये बताइए, कोई ये गरीब आदमी चाहेगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल के बजाय काम करने, मजदूरी करने भेजे? कल मैं हरदोई में था, नुमाइश मैदान में, एक 9 साल का लड़का गुब्बारा बेच रहा था। है कोई 9 साल का, हमारा आपके घर का लड़का तो गुब्बारा बेचने हम नहीं भेजेंगे। आपने लल्लू बच्चू कह रहे हैं आप। मैं ये बता रहा नहीं, आप एक सेकंड, आप एक बार बताइए वकील साहब। नहीं, मैं आपकी सब बात सुन रहा था। अरे अब आप कह रहे हैं लल्लू बच्चू इन द सेंस, नहीं किस से उसको वोट की कीमत नहीं मालूम है। नहीं, आप वो इलिटरेट नहीं है तो वो सिस्टम का फेलियर है। आप उसका वोट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ वकीलों को या पढ़े लिखों को वोट डालने का हक मिले? सिस्टम, मैं वकीलों को नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं वकील देश चला रहे हैं, 70% वकील थे, उन वकीलों ने क्या किया 70 साल में? पूरी बात सुनी नहीं। मेरा एक वोट पढ़े लिखे का, जो इलिटरेट है, जिसको वोट की कीमत नहीं मालूम है, जो एक पाउच पे बिक जाता है, 20 पाउच। नहीं, एक सेकंड, आप एक बात बताइए। आप कह रहे हैं पाउच पे बिक जाता है। इस देश को 70 साल से जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं। क्या किया उन्होंने? आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने चौपट कर दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं? आप ही ने कहा ना कि उन्होंने विकास नहीं किया 70 साल में। तो वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उन गरीबों के लिए क्या किया जो पाउच में बिक जाते हैं? अभी तो कोई ना सोशल जस्टिस है ना इकोनॉमिक जस्टिस। आप ये गरीबों का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। नहीं, आप कह रहे हैं पाउच में बिक जाते हैं। ये बताइए, जो बड़े बड़े सुब्रत राय सहारा जेल में हैं, वो गरीब हैं? नहीं, उनको वोट, विजय माल्या गरीब हैं, विजय माल्या गरीब हैं, सांसद थे, करोड़ों रुपए लेके भाग गए। प्रेस वाले कितना मतदाता को एजुकेट करते हैं? सर, एजुकेट करने के लिए तो ये गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। उनको आप बताइए मतदाता की क्या वैल्यू? जी बिल्कुल बताते हैं, होता है। आप भाई, इनका उद्देश्य जो था उसको तो होने दीजिए। आप बात करनी तो नहीं, आप मतदाता का अपमान मत करिए कि वो अनपढ़ है, पाउच में बिक जाता है। नहीं सर। आपका साहब क्या नाम है? संजय कुमार अवस्थी जी। आते हैं, आपके पास भी आते हैं। क्या कटनी नरेश? हाँ साहब, कटनी गांव का नाम है। अच्छा, ये गांव देहात में खूब होता है कि आप जिस गांव के, जैसे मेरे गांव का नाम चमारी, तो वो चमारी नरेश सब जगह का राजा घोषित करे। तो कटनी नरेश, एक वोट 20 के बराबर होना चाहिए पढ़े लिखे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक वोट 20 के बराबर। इस लोकतंत्र की खूबी यही है कि अनपढ़, आप कमाल कर रहे हैं। आप 9 पढ़े तो आपका 20 वोट, मैं गरीब हूं तो मेरा 1 वोट। नहीं,
कमाल कर रहे हैं आप। तो ये बताइए, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि अनपढ़ को मतदान का हक मिले न मिले, तो जिस वकील का आपने जिक्र किया, पंडित नेहरू, वो इस बात के हक में खड़े हुए थे कि जब सारे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी हुक्कामों से डर के घर में बैठे थे, तब ये गरीब अनपढ़ ही थे जो सड़क पे उतरे और लाठी खाई। आप कह रहे हैं उनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए? वोट राइट मिलना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। तो एजुकेट करिए ना सर, वो लोग कर रहे हैं, तब तक एक सेकंड, तब तक आप उनको वोट का हक नहीं देंगे? कमाल कर रहे हैं आप। थोड़ी देर के लिए ये बताइए कि सीतापुर के लोगों को गुस्सा क्यों आता है इतनी जल्दी? देखिए, यहाँ का कुछ हाईवे पे है और माहौल गर्म। हाईवे का क्या, गुस्से से क्या लेना है? हाईवे पे बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं ना, इसलिए जो लोग जो है, हाईवे की गर्मी कुछ ज्यादा ही है। हाईवे की गर्मी ज्यादा है। हाईवे से चल के तो विकास भी खूब आता होगा फिर सीतापुर? नहीं, विकास तो खैर है हाईवे से, लेकिन ये है कि विकास के साथ में हाईवे की गर्मी है, गर्मी का। अच्छा ठीक है, विकास का जिक्र हुआ। नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है सीतापुर के विकास के लिए? नरेंद्र मोदी जी का नाम तो खैर है ही है, और उनके कुछ काम अच्छे हैं। क्या, जैसे कुछ अच्छा काम बताइए उनका। मैं उनका नोटबंदी वाला काम तो मैं अच्छा मानता हूँ। नोटबंदी का काम अच्छा है वकील साहब? है? आपने अभी बात जो पूछी है विकास से संबंधित कि प्रधानमंत्री, नहीं आप बोलते रहिए, वो साउंड दूसरी भी लेना। आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या, मेरे आदरणीय आपके नहीं है, सबके हैं। हाँ। मेरा कहना ये है कि अभी सीतापुर के लिए जो बड़ी लाइन बन रही है, लखनऊ से होकर के नैनीताल तक के लिए, इसको नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। और ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये भाजपा ही है क्या? ये जो रेलवे लाइन है, ये कांग्रेस, ये रेलवे लाइन जो बड़ी लाइन हो रही है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। मनमोहन सिंह ने वो सन 57 से पहले। ऐसा है, अभी 2 ओवरब्रिज सीतापुर में सेठिया एल मिल के पास, दूसरा बड़ी लाइन पर, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली, तीसरा आपके हरगांव के पास। एक सेकंड, नहीं आपके साथी कह रहे हैं पहले मंजूर हो गए थे। भाई साहब, ऐसा है, न कोई कांग्रेसी न कोई सपाई, जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। ये बढ़िया नारा दिया गया, जो अधिवक्ता हित की बात करेगा। आप बताइए सिंह साहब, ये हम लोग जहां भी जाते हैं तो जैसे रेलवे लाइन का जिक्र आता ना, जैसे पीलीभीत गए तो लोग उनका हिसाब मेनका गांधी लेके आई, फिर बोले नहीं मनमोहन सिंह आए थे तो वो दे गए थे। ये सब अपना चलता रहता है रूटीन में। ये काफी पहले से ये बड़े लाइन की डिमांड हो रही थी और उसकी मंजूरी भी हो गई थी, और ये मकान 5-7 साल से ये चल रहा था। अब जाकर के वो क्लियर हुआ, बनना शुरू हो गया है। अच्छा ये बताइए, मैंने सुना था कि सीतापुर में मूंगफली की बड़ी अच्छी मंडी हुआ करती थी किसी जमाने में। नहीं थी तब, मूंगफली का एरिया था। अब जो टाइम मूंगफली बोलने का वो धान रोपाई है, और उसे मूंगफली के जगह पर जो होगा गन्ना की फसल हो गई, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए मूंगफली यहाँ। अच्छा, मूंगफली के मुकाबले। हाँ। एक साहब, कुछ सीतापुर का वो प्लाईबोर्ड भी बड़ा मशहूर था। और एक बात आप, राजेंद्र गुप्ता यहाँ मंत्री से भाजपा के, उन्हीं के टाइम पे प्लाईवुड बंद हो गया, उन्हीं टाइम पे मिले सब मूंगफली वाली बंद हो गई, उन्हीं के टाइम पर ये डालडा फैक्ट्री सब उन्हीं के टाइम बंद हो गई। राजेंद्र गुप्त जनसंघ और जनसंघ से पहले भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के नेता रहे बड़े। यहाँ से विधायक रहे सीतापुर सदर से कई बार, और राधेश्याम जायसवाल ने उन्हीं को हराया, और उसके बाद से लगातार उन्हीं का प्रोडक्ट है राधेश्याम जायसवाल। ये पहले बीजेपी में थे और उनके पले बढ़े उन्हीं से, और जब उनका खूब खा करके मोटे हो गए तो ये इधर आ गए। तब इन्होंने लोहिया का समाजवाद थामा। और दूसरा, आजकल जो भी आप पूछ रहे थे, ये कांग्रेस का, नेहरू का समाजवाद और लोहिया का समाजवाद, आजकल पायलट का बेटा उसका धक्का लगा रहा है साइकिल का। ये गठजोड़ बना। ये 23 कम से कम इनके परिवार के 23 के परिवार के सदस्य, आप जाने दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी जी की। आप कह चुके, मुझे कहने दीजिए। ये क्या कह रहे हैं जी? ये जो भाजपा जो है ये नफरत फैला रही, जो हिंदू मुस्लिम बांटना चाहती है देश को, उसकी वजह से गठबंधन हुआ। और ये गठबंधन तब तक चलेगा जब तक मोदी विहीन नहीं हो जाएगा ये देश। मोदी विहीन, भाजपा विहीन, जैसे मोदी कहते हैं कांग्रेस विहीन देश करना है, वैसे हम लोगों को इसीलिए गठबंधन होने के बावजूद भी 12-15 सीटों पे मुकाबला जोस्ती का हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे भाई?
इस गठबंधन को कितने दिन तक अरे चलाएंगे? आप सिवाय लड़ाने के अलावा आपने काम किया? कोई काम 2.5 साल के अंदर मोदी ने कोई काम किया? एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर से मैं बोलिए। बोल रहा हूँ जब तक जिन्ना जैसी जहनियत वाले लोग रहेंगे जो खलीफा को ला करके हिंदुस्तान में और ग्रेट ब्रिटेन ले जा करके और वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। अच्छा एक सेकंड, क्या नाम क्या है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार भट्ट नाम है। राजेंद्र जी, और आप हमारे नहीं जूनियर है, मैं आपका जूनियर भी रहा हूँ। जी। लेकिन वैचारिक संबंध उल्टा है। अच्छा क्या ये एक सेकंड, नहीं भट्ट साहब, एक जिन्ना की सेकंड, वकालत करते हैं। आप जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, आपने खलीफा की बात कही। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, अच्छा ये हमेशा इतने जोश में रहते हैं क्या? वो तो आपने जोश पैदा कर दिया। हमने पैदा कर दिया। अच्छा आपने जिन्ना का जिक्र किया, आप भाजपाई हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं। अच्छा चलिए आप, लेकिन ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा वाली जहनियत है। चलिए ठीक है, आप भाजपाई नहीं, एक वोटर हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हित की बात करने वाले वकील हैं, एडवोकेट हैं। आप नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी अभी तारीफ कर रहे थे। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं। जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ है ना, और उस समय वहाँ पे तुर्की में तख्ता पलट हुआ था, ब्रिटिशर्स ने हस्तक्षेप किया था, तो अली बंधुओं के साथ मिलके महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, है ना, कि खलीफा वहाँ पे स्थापित किए जाएं। और आप जिन्ना 1916 में लखनऊ पैक्ट जी, जिसमें आपके मौलाना, ये जो आपका रामपुर में विश्वविद्यालय बना हुआ है वो मौजूद थे, सिद्दीकी अली जौहर मौजूद थे, मौलाना जौहर अली और आपके जिन्ना साहब भी मौजूद थे। पहली बार भारत का जो बंटवारा करने का है वो न्यू इन्होंने वहाँ से ही आरंभ किया। खलीफा से लौटने के बाद वहाँ से नहीं, वहाँ से आप जो गांधी के नहीं ये आप लोग एक आते हैं आपके, अरे नहीं आप भट्ट साहब हमारी तो सुन लो, अरे रिटर्न में तो हमारे पास भी 10,000 चीजें हैं महाराज। आप एक बात बताइए, ये आप ये हिस्ट्री नहीं बनाते हैं, जैसे ये कहते हैं कि वहाँ पे वो क्या नाम अकबर हारा था और महाराणा प्रताप जीता था। अच्छा ये बताइए अकबर हारा था कि महाराणा प्रताप हारा था? महाराणा प्रताप हारे थे, बिल्कुल हारे ये थे। तो कह रहे हैं कि आप लोग उल्टा कर रहे हैं। ये भारत के ही नहीं है, इन्होंने कभी माटी का इस हमेशा इन्होंने इस देश के साथ में बेवफाई किया। ये क्या बताएंगे? इसका ये घर के बारे में बताएंगे? जो ये 50-50 है ब्रिटानिया, ये बताएंगे हमारे बारे में? भारत का अंश नहीं है इनका। अच्छा एक बार भट्ट साहब आप नहीं एक सेकंड ऐसे नहीं, शोर नहीं करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आप कह रहे हैं ये भारत का अंग नहीं है। नहीं आपने कहा, कैमरे पे कहा। नहीं आप इनको कह रहे हैं ये बाहर के हैं, ये बताएंगे। ये कश्मीर के हैं, कश्मीर भारत का अंग नहीं। हमारे रीति रिवाज नहीं मानते। अभी आपसे इन्होंने पहले एक सेकंड आप ये बताइए, कल्चर अलग है। कैसा कल्चर, आप एक बार बताइए। एक सेकंड भट्ट साहब, आपके यहाँ नहीं तो क्या दिक्कत है? तो वो कश्मीर तो आपने उनका कल्चर पूछा, अवध का कल्चर, यहाँ का कल्चर हमारा इनसे बिल्कुल डिफर करता है। ठीक बात है। अब मैं बुंदेलखंड से हिंसावादी, हम लोग हिंसावादी सुनता नहीं है भाई, ये तो आपको जज साहब बहुत डांटते होंगे। साहब क्या डांटेंगे, हम डांटते हैं उनको खुद। आप जज साहब को डांटते हैं क्यों? गलत बोलेंगे, सुनेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए कैमरा कह रहे हैं कि ये जज साहब को डांटते हैं। अगर वो गलत बोलेंगे डांटे जाएंगे, क्यों नहीं डांटे जाएंगे? बड़ा भाई वकील है और बेंच जो है वो बार से निकली है, बार से बेंच नहीं निकली है, ये आप समझ लीजिए कायदे से। अच्छा भाई मैं हूँ, वो छोटे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी हम ही से सीखते हैं। मैं उनको बताता हूँ, वो हमको नहीं बताते हैं। बड़े कायदे से आप जान लीजिए, अभी एक परिवार के 23 लाल बत्ती लिए घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, और कहते हैं मैं साहब समाजवाद चला रहा हूँ। सेकंड पहले ये तय हो जाए कि ये कश्मीर से आए हैं। अब जैसे मैं बुंदेलखंड से हूँ, है तो मैं बुंदेली बोलता हूँ। हमारे यहाँ अच्छा हम अपने के, हमारा तो जनेऊ, हमारा तुम्हारा तब एक में मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ। ये देखिए, मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ। मैं अपना हूँ कि नहीं हूँ? मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ। तो ये क्यों नहीं है? अरे ये इसलिए नहीं है कि इनका कल्चर भाई अरे कमाल है, कल्चर इनका, कश्मीर का कल्चर अलग है, राजस्थान का अलग है, पर यही तो इस देश की खूबसूरती है। ये उनकी मर्जी है, आप तय करेंगे, ये कहाँ का माने।
मैं तय नहीं करूंगा। भट्ट साहब क्या है, काजी मुल्ला कोतवाल क्या है, भट्ट साहब कैसे तय करेंगे? 25 साल से आपको देख रहा हूं और जान रहा हूं, आप जो है वो हमेशा तुष्टीकरण की और अलगाव की बात करते हैं। आप कभी भी भारत की माटी का जिस पर मिल जाएंगे उससे मिल करके जुड़ करके उसका काम करना चाहिए। आप जवाहरलाल नेहरू को गयासुद्दीन बना दिया। अब आप सुनिए, इन्हीं आरएसएस के लोगों ने जो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और पता नहीं कहां से क्या निकाल रहा है कि वो गयासुद्दीन का परपोता था और क्या था। तो हिस्ट्री अपनी नई बनाते हैं और नई हिस्ट्री पे विश्वास करते हैं। वही मोदी जी भी कर रहे हैं, सिवाय लफाजी के और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये और नेहरू एक ही माटी के हैं और एक दूसरे वो नहर के किनारे आए दिल्ली में, उनके पर बाबा घोड़ों के सिपे सालार थे और ये कश्मीर से लखनऊ दैन सीतापुर आ गए, तो ये एक ही माटी से आए हैं। और तब भी नेहरू ने आज तक इस देश का भला नहीं किया। इसीलिए भी आपने पूछा मुसलमान इनसे टूट गया, मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा कि कांग्रेस कमजोर क्यों हुई? कांग्रेस इसलिए कमजोर हुई कि इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किया और भला किसी का किया नहीं। जितना अनुसूचित जाति का था वो टूट करके सब मायावती बन गया। और मुलायम ने दूसरा देखा, आप जो बोल रहे थे जिन्ना की जहनियत वाले, इनके ये मुलायम के साथ चले गए, कांग्रेस ढपली बजाने वाली हो गई, ये पैदर हो गए। आप उसी में मारते खाते रहे तो उसी के लकीर खींच रहे हैं। हर सेकुलर आदमी जो है वो मुलायम सिंह साहब ने समाजवादी। वो मुकुल जी कह रहे हैं कि सेकुलर की परिभाषा बता दीजिए। सेकुलर की परिभाषा, अगर आपको सेकुलर की परिभाषा नहीं मालूम है, क्या कह रहे हैं? सेकुलर की परिभाषा देखिए, ये जो है जो भारतीय संस्कृति जो अभी नई बन रही है नेताओं की, उसमें ये है कि जो हिंदुओं की बात करे वो सांप्रदायिक और जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे वही सेकुलर। अच्छा, यही है परिभाषा। क्योंकि जो भी अगर कोई उनकी नीति की बात करे, उनके विरोध करे, उनके कर्मों का विरोध करे, उनके कृत्यों का विरोध करे, वो सांप्रदायिक। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सेकुलर का बहुत सीधा और सिंपल माने हैं और बहुत सीधी सी परिभाषा है। सेकुलर वो आदमी है कि आप अपना धर्म जात जो कुछ भी है वो अपने आप घर में रखें, जब आप बाहर निकलें तो आप मनुष्य बने रहें और मनुष्य का जो कर्तव्य है वो करते रहें। ये बताइए, तो इन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। जब बाहर निकले तभी मनुष्य बने रहे, घर के अंदर रहे तब। ये बड़ी आफत है कि वकील साहब ने एक वाक्य पकड़ा। जी आप बताइए, आप इतिहास के जानकार लगते हैं मुझे। ये आपके एक साथी वकील दूसरे बुजुर्ग साथी वकील को जिन्ना की अभी ये 3 दीवारें एक साथ में तड़केंगे, ये बुजुर्ग कहीं नहीं है। ये आपको शाम को जैसे रोशनी अभी जलेगी तब इनका पावर देखिएगा, अंडर करंट कितना पावरफुल हो जाता है इनका। ये बहुत तेज वाले हैं, ये कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, बहुत वो है। जी आप मुझे बता रहे थे, ये मतलब ये मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव है वकील साहब कि बहस होते होते, और जैसे हिंदुस्तान में या फेसबुक पे बहस होती है ना कि फलाने का सपोर्ट कर रहे हो तो पाकिस्तान चले जाओ, और ये यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि जिन्ना की जहनियत वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है और इसके लिए किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता। भाई हर एक के अपने अपने थॉट्स हैं। अब जहां तक इन्होंने 2 रेजोल्यूशन की बात की, तो आप स्वयं देख लीजिए कि 1916 लखनऊ पैक्ट और 1932 पीरपुर रेजोल्यूशन, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, सारी वास्तविकता आपको स्वयं दिखाई दे जाएगी कि उसमें क्या पास हुआ था और किसने क्या कहा था। वो चीज यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 पैक्ट आपको गूगल पे बड़े आराम से मिल जाएंगे सर्च करके। और जहां तक सेकुलर की परिभाषा है, तो वैसे तो हर आदमी अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन व्यवहारिक परिभाषा यही है कि अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज टू द एक्सटेंट विच टीजेस अदर पर्सन। ये व्यवहारिक रूप से सेकुलर की परिभाषा इस समय राजनीतिक मैदान में चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग कई नेताओं से मिलते हैं देश की संसद में, उसके बाहर भी, तो कैमरा ऑन होते ही तो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और जैसे ही कैमरा बंद होता है तुरंत कान में फुसफुसाएंगे, चाय मंगवाओ। वो आप लोग नहीं होता यहाँ पर, यहाँ ये है, आप पहले जानकारी पूरी कर लें। आप जहाँ पर हैं, ये माँ ललते माता की ये पवित्र भूमि है।
यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं सुनने में आया होगा कोई दंगा हुआ हो या कोई फसाद हुआ हुआ। और आज आप यहाँ बाइट ले रहे हैं, आप अनेकों जिलों में गए होंगे, इस तरह का माहौल आपको कहीं नहीं मिला होगा। अगर जो मिला हो तो उस जिले का हमको नाम बता दें। हम लोग आपस में बैठ के हम लोग सभी अधिवक्ता हैं और सबकी सुनते हैं और प्रत्याशी। आप कह रहे हैं सबकी सुनते हैं, यहाँ तो कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है। ये तो आपको बताया ना कैमरे के सामने। हम लोग बाकी अभी हम लोग साथ बैठे हुए थे, हम लोग सब बातें हो रही थी, आप आए तो भाई अपनी विचारधारा है, हर हम आदमी लोग अपनी सबकी विचारधारा सुनते हैं। हमारे लिए कौन क्या करता है ये हम प्रत्याशियों पर छोड़ देते अच्छा हैं। ये बताइए, किसी सरकार ने, जी। किसी भी सरकार ने, केंद्र की या राज्य की, वकीलों के लिए कुछ अच्छा किया कभी? सरकार का नाम बताएं, हम बताएं वकीलों के लिए क्या किया। चूंकि वो बहुत सारी है। आप मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह तो कुछ आज तक नहीं बोले। अब क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कुछ नहीं किया। उसके पहले अटल बिहारी की सरकार ने कुछ नहीं हुआ। किसी ने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं गिनाता रहूंगा, आप किसी ने कुछ किया तो बद गिनाइए तो। अरे साहब नेहरू वकील थे। हाँ, नेहरू वकील थे तो आप अब नेहरू के बारे में आप हमसे नहीं, पूछ रहे हैं। वकीलों मैं बता रहा हूँ आप हमसे मैं वकीलों के लिए आप मेरा सवाल, आप यहाँ नारा दे रहे हैं कि जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही प्रदेश। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किसी ने अधिवक्ता हित किया है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी कई बार कहा गया और लोग कहते रहते हैं कि वकील जो है वही सांसद बनते हैं, वही विधायक बनते हैं, वही सब संसद में जाते हैं। आपके साथ ही कह रहे थे। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, चला आ रहा है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जो वकीलों के बीच से चुन के जाता है उसके लिए वकील अवांछनीय तत्व हो जाते हैं। ऐसा क्यों था? यस, आप देख लो, वकीलों की बुराई शुरू हो जाती है। वकीलों के लिए रोज नए नियम बनते हैं जो उनके अस्तित्व में प्रश्न लगाते हैं। वकील को सबसे गलत बताया जाता है, वकीलों को लड़ाई झगड़ा वाला बताया जाता है, वकीलों को व्यवस्था के खिलाफ बताया जाता है। जो चुन के जाते हैं वहां वही वकीलों का विरोध करते हैं, वकीलों के हित के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, वो अपने राइट और समाज के राइट जानता है, उसका प्रतिवाद करना उसके स्वभाव में होता है। इसलिए उसको समाज का कहीं एक तबका उसको गलत ठहराने की कोशिश करता है, जबकि वकील के स्वभाव में चूंकि वो कानून व्यवस्था हर चीज को लाइन ऑर्डर जानता है, इसलिए वो प्रतिवाद करता है वैधानिक ढंग से। इसलिए उसको गलत कहने की एक धारणा समाज में पनपाने की कोशिश तथाकथित लोगों द्वारा की जा रही है। और जहां तक बात रही अधिवक्ता समाज के हितों की रक्षा करने की बात, पहली बार भाजपा ने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 लाख का अधिवक्ता कल्याण निधि में सामाजिक सुरक्षा के लिए देने का वादा किया, जो अभी तक 1.5 लाख रुपया था। इस बार उसकी घोषणा पत्र। हाँ साहब, आप तो कांग्रेस से हैं, आप बताइए ये कैसा फैसला है, ये वादा जो किया गया है? ऐसा है, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने, जिसका कांग्रेस का गठबंधन है उसने उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर लायर चैम्बर्स का निर्माण कराया है, लायर चैम्बर्स का। और अब किस उसने ये कहा है कि हम इसकी जो लिमिट है, न्यासी समिति की डेथ पर जो अमाउंट मिलना था उसकी लिमिट, एज लिमिट 60 से 70 करेंगे, प्लस 5 लाख के अमाउंट को इंक्रीज करके 10 लाख रुपीस करेंगे। अच्छा, ये तो चलिए अधिवक्ता समाज बात हो गई। मैं किसी 1-2 ऐसे मॉकटेल से मिलना चाह रहा था जो यहाँ जमानत के लिए या तारीख पे आए हों। कोई आपके हैं? अच्छा, ये भाई कटनी नरेश बता रहे हैं कि कटीली, तो आपको तो बड़ा छेड़ा जाता होगा गांव के नाम पे, कटीली, सुरीली। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आपके साथी? आपका परिवार कभी वोट डालने नहीं गया? ये हमारी मर्जी है, हमारे परिवार की मर्जी। ये तो दिलचस्प है। सर, थोड़ा सा अपनी कुर्सी उधर करेंगे तो आप लोग वोट, ये ठीक बात है, आपकी मर्जी है, मेरे सवाल का जवाब देना भी आपकी मर्जी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सरकार या लोकतंत्र में मजबूती इस चीज से होती है कि हर आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करे। पहले ये विकल्प नहीं होता था कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा तो क्या करें, अब नोटा का विकल्प आ गया है। फिर भी आप लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं? हम लोग नहीं जाना पसंद करते हैं, हमें राजनीति बिल्कुल पसंद ही नहीं, और ना राजनेता पसंद है। नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार है, हमें वोट डालने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये बताइए, अगर हर आदमी यही सोच लेगा कि वोट डालने का फायदा नहीं है तो कैसे बदलाव होगा? आपके घर की सफाई तो आप ही करेंगे, ये मुल्क हमारा घर है ना, अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो कौन साफ करेगा? बात आपकी सही है, घर की सफाई तो हम ही करेंगे अपने घर की। ये देश आपका घर नहीं है?
बिल्कुल है। तो फिर अगर कोई भ्रष्ट नेता इस देश में गंदगी फैला रहा है तो हम वोट के जरिए तो उसको खारिज कर सकते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है ये भ्रष्ट नहीं है, वोट देने के बाद पता चलता है ये भ्रष्ट है। तो आप खुद वोट नहीं डालते, अपने परिवार को भी नहीं डालने देते हैं? कोई परिवार से कोई नहीं जाता, हमारी जानत में कोई नहीं जानता, आज तक वोट डालने नहीं गया कोई। क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद आरिफ खां। अच्छा, तो ये ऐसा कब से विरक्ति हुई? ये तो बड़ा कमाल केस है भाई। 25-30 साल से तो हम जान रहे हैं, 25 साल से करीबन। इस मामले में तो मैं तो यही कहूंगा कि जिला प्रशासन को इनको समझाए और बताए और वोट डाले। नोटा का बटन दबा दीजिए। नहीं, जाने नहीं पसंद तो फायदे क्या है। हमारी समस्या नहीं समझ रही, हमने कहा चल रहा है समझाने का, तो थोड़ा सा ये आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं और प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं, अगर जो इस तरह का कोई फिर वो अधिवक्ता अगर जो मत अपना प्रयोग नहीं कर रहा तो ये बहुत अच्छा, एक बात बताइए, मतलब मुझे जानकारी नहीं है जी। अरे नहीं, आएंगे आपके पास भी आएंगे सर, थोड़ा सा पहले इधर करेंगे जी। आप लोगों को अधिवक्ताओं को कोई ऐसा, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, मुझे तो सौभाग्य से अभी कटघरे में जाने का मौका नहीं मिला है कि मिलेगा आप ही के पास आऊंगा और फ्री में वकालतनामे पे दस्तखत करवाऊंगा। बुजुर्ग आदमी कोई ढंग की दुआ दीजिए महाराज। तो आप लोग, जैसे हम लोग जाते हैं फिल्मों में दिखाते हैं कि मैं गीता की शपथ खाता हूँ या संविधान की शपथ वगैरह होती है, वकीलों को भी कोई शपथ लेनी होती है डिग्री वगैरह जब मिलती है तो, कि कुछ शपथ पत्र दिया जाता है वकीलों की तरफ से। वकीलों की तरफ से उसमें क्या संविधान का हवाला होता है, किसका हवाला होता है? बिल्कुल बिल्कुल कानून। इस देश में संविधान बना 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में ये वकील साहब सहमत नहीं है, लेकिन चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबका एक वोट है ना। संविधान ने हमें ये ताकत दी। वकील तो संविधान के रखवाले बताए गए हैं, जैसे वो सब नाराज होकर कह रहे थे कि साहब अधिवक्ताओं क्यों बदनाम किया जाता है, आप लोग तो संविधान के रक्षक हैं। तो आपने ये कैसी, मतलब आस ही टूट गई आपकी, ये बड़ा कमाल है भाई। ये आस अब घर वाले सब हमारे बुजुर्ग लोग नहीं डालते थे तो हम लोग भी नहीं। अरे साहब, ये कोई, अब हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान में सती प्रथा थी, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, बेटियों को 12 साल में ब्याह दिया जाता था, बहुत सारी खराब रीतियां थी जो समय के साथ बदली। बुजुर्ग नहीं डालते तो आप भी वोट नहीं डालेंगे, ये कौन सी परंपरा है? ये हम अपने बुजुर्गों के सम्मान में कार्य कर रहे हैं। अच्छा वकील साहब, आप ये सबसे बुजुर्ग, ये हम आरिफ भाई से हम अनुरोध कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कर चुके हैं। ये बताइए, आप लोग इतने बुजुर्ग लोग हैं सिंह साहब, ये आरिफ भाई वोट नहीं डालते, आप समझाते भी नहीं? ये हमको पता नहीं था, अभी बताया इन्होंने। अब डिस्क्लोज किया है कि आप वोट नहीं डालते। ये तो भाई हम लोगों को पता नहीं था। आप लोग यहाँ कितनी कमाल की बहस कर रहे हैं, सेकुलरिज्म पे, नेशनलिज्म पे, एक आदमी वोट नहीं डालता है। कि सारा फोकस इन्हीं पे रहेगा कि ये वोट डालें और जरूर डालें। ये अभी पता चला कि ये नहीं डालते। ये आज पहली बार पता चला कि वोट नहीं डालते, हम लोग नहीं जानते। अगर आप ना हो तो शायद ये भी पता नहीं तो इस बार भी नहीं पड़ती, लेकिन इस बार वोट इनकी जरूर पड़ेगी। आप अगर जो आए, लेकिन आप लोग की तो रोज ही यहाँ बैठती होती है। हाँ साहब, आप नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कटघरे में जाएंगे। क्या नाम है आपका? नहीं, पहले आप अपना नाम बताइए। शुक्ला जी, हमसे क्या अपराध हुआ जो आप हमें कटघरे में? बड़े नेता जो हैं वो सब जेल गए हैं, जेल जाने के बाद नेता होता है। अरे सर, हमें नेता बनना ही नहीं है तो हमें क्यों जेल भेज रहे हैं? तो आंदोलन में जाएंगे ना। हाँ? जेल 2 तरीके से जाते हैं, तो अपराध करके एक आंदोलन में। अच्छा, अब आप तय करिए किस में जाएंगे। पर भेजना ही क्यों है? मतलब कुल मिला के वकालत का खर्चा निकले कि ऐसे नहीं जाओ तो वैसे जाओ। अरे क्यों जाए भाई आंदोलन? ये जो मेरा काम है, ये आंदोलन नहीं है। शहर शहर भटक रहे हैं, गला बैठा जा रहा है। नहीं, ये तो मीडिया का है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका काम कर। अरे सर, स्तंभ का हमको नहीं पता है, लेकिन आप लोग हमें जेल भेजने पे क्यों उतारू हैं? जेल नहीं भेजे, जेल नहीं, बचा लेंगे पक्का। अपराध करेंगे बचेंगे नहीं, कानून देखा जाएगा। जेल चला गया तो फिर सब प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा भाई? बिना अपराध किए हुए भी जेल जा सकते हैं, मुआयना वगैरह वो मैं कर चुका हूँ, वो मैं अपने हिस्से की जेल की रोटी तोड़ सका हूँ। नहीं जाएंगे, आप जैसे भले लोग नहीं जाएंगे। अच्छा जी, शुक्ला जी, एक सवाल आपने कई लोगों से पूछा कि कांग्रेस की इतनी हालत खराब क्यों है? हाँ, और कांग्रेस में खूब हसक के वकील थे, ऊपर से लेके नीचे तक, देन नेता पे नेता। अच्छी बहुत बड़ी पार्टी थी, अब जो बड़ी नदी थी वो नाले में चली गई। ठीक, कारण ये है कि भ्रष्टाचार जो था तो था ही,
ये सोनिया और राहुल जब तक रहेंगे, हमारा अपना इंडिविजुअल सोच है, कांग्रेस कभी उठेगी नहीं। कांग्रेस में भी एक से एक विद्वान लोग हैं। जैसे तो आप खुद ही जानते हैं, पूरा चैनल का। अरे साहब, अब ये जो सवाल आपको जवाब ही देना आप खुद ही आप बताइए ना, आपने ये थ्योरी दी है। हाँ, ये थ्योरी इसलिए दी है कि जैसे मोदी इधर उठ के चले आए। नहीं, कांग्रेस में कौन से विद्वान नेता हैं आपकी नजर में? चिदम्बरम है, आनंद शर्मा है। वकीलों के नाम गिनवा रहे हैं चुन चुन के, चिदम्बरम वकील। अरे वकील ही तो पूरा थ्रेश करता हर चीज को है। वकील अगर वहाँ तो कानून की बात होती है, वहाँ को लवी भैया भी हैं। बिल्कुल है। तो लवी भैया को टिकट तो दिलवाए नहीं तुम लोग? अब टिकट नहीं मिला है तो फिर भी निर्दलीय लड़वा देते। निर्दलीय क्यों लड़वा दे? पार्टी से आएंगे, अगली बार मिलेगा उन्हें। अगली बार गठबंधन टूट जाएगा? अब देखा जाएगा, ये तो वो तय होगा। चुनाव के बाद टूट जाएगा। ये बेमेल गठबंधन 19 तक चलेगा और मोदी को गिराने के बाद ही दम लेगा। गठबंधन 19 तक चलेगा। सब पर देखते रहिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन है या समाजवादी का, कांग्रेस का गठबंधन है। कोई कुछ कहने। चलिए साहब, ये गठबंधन की बात समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई कि वकीलों के बीच बैठना बहुत दिलचस्प होता है। शुरुआत हुई सीतापुर की कहानी से, कहानी जिन्ना, नेहरू, मोदी, इंदिरा, कांग्रेस के पतन, वैलेंटाइंस डे, चच्ची जान, फिर दोपहर में कुछ और बात, फिर वोट का अधिकार, और एक साहब वोट ही नहीं देते। कहां तक पहुंची। यही खूबसूरती है जनता के बीच जाने की। सीतापुर में हमारा दौरा अभी जारी है। ये नेताओं के दौरे की तरह सिर्फ झूठे वादों तक सीमित नहीं है, ये लोगों तक जा रहा है, उनके मत की बात जा रहा है। मन की बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो भी एक सियासी जुमला हो गया है जिसपे तुरंत पक्ष और विपक्ष की तलवारें खिंच जाती हैं। बड़ा मजा आया यहाँ पे। आप भी कभी फुर्सत में बुजुर्ग वकीलों के पास जाके बैठिए, बहुत चौचक बातें करते हैं ये लोग। हम लोग पहली मर्तबा आए हैं, लेकिन शुक्ला जी हमारी हाथ जोड़ विनती है, ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए भाई कि आपको भी कटघरे में जाना पड़ेगा और आप आंदोलन में भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे जमीनी कवरेज के लिए thelalantop.com और फेसबुक चुनाव के साथ। सीतापुर शहर है, राधेश्याम जायसवाल 4 बार से विधायक हैं, 5वीं बार मैदान में खड़े हैं, मजबूत लग रहे हैं। उनके चुनावी हालत जानेंगे। सीतापुर का प्लाईवुड का काम बहुत मशहूर था, फैक्ट्री बंद हो गई, वकील साहब ने बताया, बीजेपी के नेता राजेंद्र गुप्ता के टाइम में हुई, उसका हाल जानेंगे। महमूदाबाद के राजा, जिनकी ये जो हाल में एक एक्ट आया है दुश्मन शत्रु संपत्ति को लेके, उसको लेके चर्चा में है, उसका भी हाल जानेंगे। और जानेंगे रामपाल का हाल, जिनकी बिल्डिंग पर अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवा दिए थे। और अगला मकाम है बाराबंकी, जहां से अरविंद सिंह गोप चुनाव लड़ रहे हैं। करीबी मुकाबला है, सामने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे उतरना चाहते थे लेकिन चचा भतीजे की लड़ाई में निपट गए। और उसके बाद लखनऊ, जहां पर अंबेडकर पार्क मैदान में होगा दी लल्लन टॉप शो, जिसमें साहित्य से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े, सिनेमा से जुड़े, समाज से जुड़े लोग आएंगे और बताएंगे क्या है लखनऊ के मत की बात। शुक्रिया। कैमरे के पीछे रजत सेन, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी।